नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आइए करते हैं शुरुआत एक और बेहतरीन सेशन की। चर्चा करेंगे आज के सेशन में हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10। आज वो वादा पूरा हो जाएगा जो मैंने आज से लगभग 2 से 3 महीने पहले आपसे किया था। और वादा ये था कि आपको आरबीएसई क्लास 6 to 10, हमारा राजस्थान, एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी और एनसीईआरटी पॉलिटी 6 to 10 आपको करवाएंगे। आज वो वादा पूर्ण होता है। दूसरी बात कही थी कि जो डाटा आपको करवाया जाएगा, जो कंटेंट आपको करवाया जाएगा, वो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो वो भी वादा पूरा हो गया। कल आपको इसकी क्लास 6 to 10 तक की एक पीडीएफ प्रिंट वाली मिल जाएगी और बाकी सारी पीडीएफ आपको मिल ही चुकी है। तो अब आप बचे हुए जो 15 दिन है ना, 20 तारीख तक का समय मानते हैं हम। आप इनको बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए, याद करिए इनको जितना ज्यादा हो सकता है, और फिर पेपर देने के बाद आप बताइए कि कितना ज्यादा आपको इनसे बेनिफिट हुआ। अब डिटेल सेशन हम नहीं रखेंगे। डिटेल सेशन हम बहुत कर लिए हैं, इतने दिनों से डिटेल किए हैं। आज से यानी आज ये लास्ट डिटेल सेशन है। 1 लाइनर क्वेश्चन मान लीजिए इसको, और कल से हम जो है वो केवल और केवल प्रैक्टिस ही करेंगे। तो एक एक कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे एक एक घंटा, आधा आधा घंटा करके हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है आज। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप सबके एग्जाम में सफलता में कुछ ना कुछ योगदान जरूर निभाएगी। इसी आशा के साथ चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 है, ये क्लास 10th है और 9th तक आपको करवा दिया है कंप्लीट। 7 नंबर सेशन है। अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं अभी भी और क्लासें निरंतर ले रहे हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे सारी क्लासें देखें, बाकी क्लासें कैसे देखें, सबकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, प्रिंट कैसे निकलवाएंगे, तो आप परिवार के सदस्य बने। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनलों में से किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ फाइल जो है वो बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी इतना समय है कि आप रीट के अंदर 90 से 95 अंक ला सकें। अभी भी हमारे पास 15 दिन बचे हुए हैं और मेरा पर्सनली मानना है ऐसा कि अगर कोई बच्चा चाहता, देखो ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कह सकता कि 15 दिन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने पहले ढंग से बीएड किए है, ढंग से आपने बीएसटीसी किए और कभी आपने इससे पहले किसी एग्जाम में 2021 में कि 18 में किसी भी एग्जाम में अगर एक बार ढंग से तैयारी की है, तो इस बार आपको अगर तैयारी का मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो ये 15 दिन में भी आप जो है वो क्या कर सकते हो। 15 दिन में जो है आप कितने नंबर तक पहुंच सकते हो? 90 से 95 नंबर तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे? ऐसे योजना बनानी है। हम 10वीं क्लास की बात करेंगे, लेकिन अगर 15 दिन में कोई बच्चा चाहता है कि वो रीड को करेक्ट कर ले, तो ये योजना बनाए आप, है ना। जैसे आज तारीख है 5, तो 6 तारीख को, है ना, दिनांक 6 को आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे। मनोविज्ञान मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे, पूरे दिन मनोविज्ञान पढ़ेंगे। अपने फोन वगैरह को बंद कर देना, ठीक है। और टारगेट बना के चलना है कि भैया सुबह मैं 8 बजे बैठूंगा और तभी खड़ा होऊंगा जब मनोविज्ञान के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। अब आप कहोगे कि सर एक दिन में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। टेलीग्राम में जाइए हमारे, या हमारे सेशन जहां मनोविज्ञान कंप्लीट करवाइए उस सेशन में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पूरे मनोविज्ञान की एक ही पीडीएफ है, एक ही पीडीएफ है। उस पीडीएफ में पूरे मनोविज्ञान का सार है, उसको पढ़ लेंगे ना तो आपको फिर कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक दिन के अंदर आप मनोविज्ञान पूरा कर सकते हैं, 1 डेज, ठीक है। दिनांक 7 को आप क्या कर सकते हैं, हिंदी
हिंदी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ के जाना है। एक तो उच्चारण स्थान, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, बस इनको बेसिक तौर पे देख के जाना, वाक्य शुद्धि देख के चले जाना। ये 4-5 टॉपिक देखना, बाकी आप अपने पूर्व ज्ञान से कर सकते हो। जिसके अंग्रेजी है या जिसके संस्कृत है, मान लीजिए किसी के संस्कृत है, और संस्कृत देखो थोड़ी सी भाषा कठिन है हिंदी की तुलना में, तो संस्कृत में आप क्या करें कि डिटेल में ना पढ़े, पुराने पेपर कर ले। एक पूरे दिन में एक दिन में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं? मान लीजिए कि 30 क्वेश्चनों को करने में आप 20 मिनट लेते हैं, तो 1 घंटे में 3 पेपर कर सकते हैं। 1 घंटे में 3 पेपर करेंगे तो 10 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो 10 घंटे में आप कम से कम 30 पेपर कर सकते हैं। और अगर आप 30 पेपर कर लेंगे, किसके? संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे 30, तो ये मान के चलिए कि आप 30 नंबर में से आराम से 20-22 नंबर जो है वो ला सकते हैं। 20-22 नंबर आसानी से ला सकते हैं अगर 30 पेपर आप ये कर लेंगे तो। इसके बाद आ गया आपका दिनांक नंबर 9 एसएसटी का आ गया। एक दिन तो आप कर लीजिए भारत जीके का, ठीक है, जिसमें भारत का पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आ जाएगा। और एक दिन कर लीजिए आप इसमें राजस्थान जीके का, जिसमें राजस्थान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आ जाएगा। यानी 5 दिन, कितने दिन? 6 से लेकर 10, 5 दिन। 5 दिन में आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। बच गए कितने दिन? 5, 5 और 10 हुए। अगले 10 दिन आप केवल प्रैक्टिस करें, अगले दिन केवल प्रैक्टिस करें, और इस तरीके से 15 दिन के अंदर आप जो है वो 15 दिन के अंदर आप जो है वो 90 नंबर तक का कार्य, 90 से 95 नंबर तक का कार्य जो है वो कर सकते हैं। चलिए, ये तो ऐसे ही चर्चा कर ली बीच में छोटी सी। अब अपने मुद्दे पर आते हैं और एनसीईआरटी क्लास 10 को आज पूरा करते हैं। इस बुक में जो है एनसीईआरटी हमने पूरी पढ़ी, आपने तो शायद डिटेल में नहीं पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने पढ़ी होगी, लेकिन मैंने एक एक पेज को, एक एक लाइन को पढ़ा है डिटेल में। और एनसीईआरटी अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब तो बेस्ट है, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मल छोटे कंपटीशन में लेके आते हैं एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं और पढ़ना बड़ा ही बोरिंग हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है, हमारी बुद्धि से जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास किया और आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। टोटल मिला के इसमें 8 चैप्टर है। पहला है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की परिणाम और लोकतंत्र की चुनौती। टोटल 8 चैप्टर है क्लास 10 में। आइए इनको चर्चा कर लेते हैं। अब और कुछ नहीं करवाएंगे, अब और कुछ नहीं करवाएंगे, ना ही तो 11-12 का इतिहास करवाएंगे। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 11-12 का इतिहास रीट के, ठीक है, रीट के बाद ही करवाएंगे। अब सेकंड ग्रेड के लिए करवाएंगे तो रीट के बाद करवाएंगे, 25 तारीख के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला चैप्टर आता है सत्ता की साझेदारी। इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है जो कि रीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाए, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है यहां से नहीं बन रहा है। दूसरा संघवाद, इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा। विश्व के कुल 193 देशों में से कितने देशों में संघीय शासन है? तो 25 देशों में संघीय शासन है। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में बटा हुआ होता है। ऐसी सरकार जिसमें कई राज्यों से मिलकर एक देश का निर्माण होता है उसे संघ सरकार कहते हैं। और इसमें सत्ता मुख्य रूप से केंद्र के हाथ में होती है, लेकिन केंद्र के हाथ में पूर्ण सत्ता नहीं होती है। यह सत्ता केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होती है? बंटी हुई होती है। केंद्र और राज्य में बंटी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित की जा सकती है? ये जो संघीय शासन व्यवस्था है इसको हम 2 तरीके से गठित कर सकते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र मिल जाएं। जैसे मान लीजिए कि अपने भारत है, भारत के इस भारत जो देश है इसके यहां पर श्रीलंका है,
यहाँ पर पाकिस्तान है ना, चलो चीन तो बड़ा देश है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये सारे देश मिलकर और ये कहे कि हम एक संघीय सरकार बनाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको संयुक्त भारत कह सकते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, वैसे ही संयुक्त भारत बन जाएगा। दो या दो से अधिक देश मिलकर एक शासन व्यवस्था अपना सकते हैं जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। तो इस एक तो ये तरीका है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कौन से देख सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, छोटे छोटे देश का एक समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, छोटे छोटे देशों का एक समूह है। दूसरा, जैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यह भी क्या है, इसी तरीके से। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, यह है कि एक ही देश के में आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम है, वो इस तरीके के संघ है। देखो क्या कहा गया है, यहां यह बताया गया है कि संघ सरकार दो तरीके से बन सकती है। एक तो किस तरीके से बन सकती है, एक तो तरीका यह है कि छोटे छोटे देश मिलकर एक संघ बना ले और फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण करके वो एक संयुक्त जो है वो देश बन सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरा तरीका यह है कि एक ही देश के अंदर राज्य हो सकते हैं बहुत सारे। जैसे भारत में क्या है, बहुत सारे राज्य हैं और वो सारे राज्य मिलकर क्या कहलाते हैं, देश कहलाते हैं। और उन सारे राज्यों में क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत को किसका संघ कहा जाता है, राज्यों का संघ कहा जाता है भारत को। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय सरकार की व्यवस्था है, तो जो मूल संविधान है इसमें तो 2 स्टेप यानी 2 स्तरीय सरकार की बात कही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो मूल संविधान है उसमें पंचायत नहीं थी, पंचायत को तो बाद में जोड़ा गया था ना। तो मूल जो संविधान है उसमें कितने स्तरीय सरकार है, भारत में 2 स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये बात आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शासन का तीसरा स्तर कौन सा है, तीसरा स्तर है पंचायत और नगर पालिका। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, आप सब जानते हैं कि भारत ने अपनी जो शक्ति है उसको 3 भागों में बांट रखा है। एक तो होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं, यानी जो कार्य है उनको 3 भागों में बांट लिया है। कुछ कार्य ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर राज्य जो है वो केंद्र सरकार ही, संघ का अर्थ है केंद्र सरकार फैसले लेगी। जैसे कि नागरिकता है, नागरिकता किसका विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। किसी व्यक्ति को नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये केंद्र सरकार का विषय है ना। कुछ विषय ऐसे हैं जो संघ राज्य सूची के विषय, और कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के क्या है, मिक्स हैं। आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी रक्षा जो तंत्र है, विदेशी मामले है, बैंकिंग है, संचार है और मुद्रा है। ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो किसके पास आएंगे, केंद्र सरकार के पास आएंगे। संघ सूची के क्या होंगे, ये विषय होंगे। संघ सूची के क्या होंगे, ये विषय होंगे। रंगेंद्र जी कैसे हैं आप, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है। दूसरा है संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं, तो राज्य सूची के अंदर पुलिस आ गया, व्यापार आ गया, वाणिज्य आ गया, कृषि आ गया, सिंचाई आ गया। ये सारे प्रांतीय यानी राज्य और यहाँ के स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वो राज्य सूची में आएंगे। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो यह है राज्य सरकार के पास। तीसरा आता है संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है, तो संघ सूची जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या की गई है, वर्णन किया गया है इसका, संघ सूची का। नेक्स्ट देखिएगा, इस संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया।
एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची के राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कौन कौन से हैं ये हैं आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ तब, और ये विषय कौन से हैं इस पे चर्चा करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से विषय राज्य सूची समवर्ती सूची में राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। तो शिक्षा, पहले शिक्षा राज्य का विषय था, पहले शिक्षा जो था वो क्या था, राज्य का विषय था। तो राज्य के अंदर शिक्षा के लिए अलग पाठ्यक्रम होते थे, जैसे राजस्थान में आरबीएसई चलती थी, केंद्र में एनसीईआरटी चलती थी, है ना। लेकिन बाद में इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन है, वन संपदा किसमें आएगी, राज्य, पहले राज्य सूची में थी, अब वर्तमान में समवर्ती सूची में है। माप तोल है ना, तोल, वन्य जीव और पक्षी संरक्षण और न्याय प्रशासन, ये सारे किस विषय के हो गए, समवर्ती सूची के क्या हो गए हैं, ये विषय हो गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर, न्याय प्रशासन जो है वो समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं समवर्ती सूची में, जैसे शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, है ना, उत्तराधिकार आदि के विषय आ जाते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, दोनों मिलकर बना सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जब किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने के विषय में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य टकराव हो तो अंतिम रूप से किसके द्वारा बनाया कानून मान्य होगा। तो अगर किसी विषय के अंदर कोई समवर्ती सूची का विषय है, कोई समवर्ती सूची का विषय है और वह समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया जा रहा है और उस कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के मध्य सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार जो तय करेगी वही मान्य होगा। यानी सर्वोच्च पावर किसके पास है, राज्य और केंद्र में केंद्र के पास है समवर्ती सूची के विषय में। नेक्स्ट देखिएगा, जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, अनुच्छेद 371। किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, तो नागालैंड है, असम है, मणिपुर है। ये कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने। विशेष राज्य वो होते हैं जिन्हें कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है ना। राजस्थान ने भी मांग की थी कि हमें भी विशेष राज्य की श्रेणी में डाला जाए, लेकिन वो भी पेंडिंग में चल रहा है, उसमें राजस्थान को नहीं डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे स्थान जो किसी राज्य का भाग नहीं बन पाते क्या कहलाते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे के अधिकारों की व्यवस्था को बदलना हो तो कितना बहुमत आवश्यक है, कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी, राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी। राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं उनमें बंटवारा में कोई बदलाव करना है, ठीक है, बदलाव करना है। तो इस बदलाव को करने के लिए क्या चाहिए, इस बदलाव को करने के लिए हमें दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत, कितना, 2/3 बहुमत, और इसके बाद राज्यों की विधानसभा में मंजूरी। पहले तो राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से उस बिल को पास किया जाएगा, फिर वो राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और राज्य सरकार उस पर क्या करेगी, अपना उसको पास करेगी। तब जाकर जो है वो क्या हो सकता है, इनकी शक्ति में जो बंटवारा है उसमें परिवर्तन हो सकता है। भारत में राज्यों को किस आधार पर गठित किया गया है, तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया गया है, ठीक है, ज्यादातर राज्यों को भाषा के आधार पर गठित किया गया है। कौन से राज्य हैं जिनका निर्माण संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता के आधार पर किया गया, तो नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। ये कुछ राज्य हैं जिनका निर्माण भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण और जातीय कारण के कारण जो है वो इनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की राजभाषा कौन सी है,
तो भारत की राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा कोई हिंदी है। क्या है? हिंदी है। भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 40% ही लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। और संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? भारत में अनुसूचित यानी अनुसूची, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया अनुसूची में? तो 22 भाषा टोटल है। कितनी है? कुल मिलाकर कितनी है? 22 भाषा है। यहां पर क्या लिखा गया देखना एक क्वेश्चन ध्यान से। हिंदी के अलावा कितनी भाषा है? तो 21 भाषा है, याद रखना। और टोटल पूछा जाए तो 22 भाषाएं हैं जो कि अनुसूची भाषा के अंदर आती है। आपने शायद देखा नहीं है, प्रवीण मिश्रा क्लास कक्षा 8 की ज्योग्राफी नहीं हुई है। कक्षा 8 6 to 10 कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दी गई है आपको। कंप्लीट ज्योग्राफी करवा दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और कंप्लीट ज्योग्राफी करवा के आपको पीडीएफ ही दे दी गई है। शायद आपकी आंखों से ओझल हो गई होगी क्लास। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद कर दिया? देखो, संविधान जब निर्माण किया जा रहा था ना, उस समय देश के अंदर जो थी स्थिति कुछ अलग थी। तो संविधान के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि हम आज संविधान बना रहे हैं और भारत की शासन व्यवस्था चलने के लिए कुछ समय के लिए हमें अंग्रेजी की आवश्यकता है। तो 1965 तक अंग्रेजी भाषा का भारत में प्रयोग होगा और 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा भारत में बंद कर दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कामकाज करना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना 1965 तक ही ये थी बात कि अंग्रेजी रहेगी। 1965 में अंग्रेजी खत्म हो जाती, लेकिन जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उन्होंने मांग की कि देखिए आप अंग्रेजी को खत्म ना कीजिए, क्योंकि हमें अंग्रेजी आती है, हिंदी आती नहीं है, तो हमारी दिक्कत हो जाएगी फिर। तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों ने इसके लिए क्या की, डिमांड की। गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने क्या मांग की? अंग्रेजी भाषा को बंद न करने की। भारत में गठबंधन की सरकार का दौर कब शुरू हुआ? 1990। 1990 से पहले गठबंधन की सरकारें नहीं बनती थी भारत में। 1990 के बाद भारत में जो है वो गठबंधन सरकारों का निर्माण होना शुरू हुआ। कब से? 1990 से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन खास तौर पर याद रखें आप। भारत में कितनी भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्ज करवाया गया है? तो 1300 भाषाएं हैं भारत में जो कि क्षेत्र विशेष में मातृभाषा के रूप में है। किन भाषाओं को समूहबद्ध कर हिंदी भाषा में जोड़ दिया गया है? तो भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी। हमारी राजस्थानी भाषा जो है, मारवाड़ी भाषा है, उसको अलग नहीं रखा गया है, उसको हिंदी का ही पार्ट बना दिया गया है। ठीक है, क्या बना दिया गया? हिंदी का पार्ट बना दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषा है। और 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखे जाने के कारण इन भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसूचित भाषा कहते हैं। जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया वह कहलाती है गैर अनुसूचित भाषा। स्थानीय स्वशासन में स्थानीय स्वशासन में किनके लिए सीट आरक्षित रखी गई है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितना आरक्षण है? स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। और राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, सीधा सा क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं वार्डों के द्वारा, और ग्राम पंचायत के सदस्य क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है, और सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक, है ना, उस क्षेत्र की, एक क्षेत्र विशेष की पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनाई जाती है। और जिले के सांसद और विधायक किसके सदस्य होते हैं? ये जिला परिषद के सदस्य होते
हैं। ये पहला दूसरा चैप्टर पूरा हो गया। दूसरा चैप्टर आपका क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। बताइए, समझ में आ रहा है? सीधे क्वेश्चन है। और हमने क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन रखे हैं जो पेपर के लायक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आए, चाहे सेकंड ग्रेड में आए, चाहे थर्ड ग्रेड में आए। जो क्वेश्चन पेपर के लायक है वो सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको भविष्य में आप जो पेपर देंगे उसमें कभी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं से आपका एनसीईआरटी। और आरबीएससी हमारा राजस्थान 10 से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, लोकतंत्र में विविधता। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। और जाति, धर्म और लैंगिक मसले में एक ही क्वेश्चन बना है कि विश्व के कौन से देशों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? तो स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। यहां पर महिला और पुरुष की भागीदारी देखते हैं, है ना। तो क्या है सबसे ज्यादा बेहतरीन जो स्थिति है महिलाओं की, वो कहां पर है? इन देशों में बताई गई है। स्वीडन है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। इसके बाद लोकसभा 2019 में महिला सांसदों का प्रतिशत कितना था? 14.36%। भारत के संविधान में किस धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है? तो किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। हमारा देश क्या है? हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। जैसे राष्ट्रभाषा है वैसे राष्ट्र धर्म नहीं है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। श्रीलंका किस धर्म को विशेष दर्जा दिया है? तो श्रीलंका ने बौद्ध धर्म को दिया है, पाकिस्तान ने मुस्लिम धर्म को दिया है। इस तरीके से भारत में कोई भी जो है वो राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर चैप्टर आता है जन संघर्ष और आंदोलन। इससे कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बने ही नहीं। और राजनीतिक दल, लोगों का एक ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, कहलाता है राजनीतिक दल कहलाता है। और जिन चैप्टरों में मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उन चैप्टरों को पढ़ के देखना आप एक बार। अगर आपके पास ऐसे खाली समय हो थोड़ा बहुत, हालांकि इस समय तो आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन 10-15 मिनट पढ़ के देखना, 2-3 चैप्टर, 2-3 पेज पढ़ के देखना, और फिर मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या। नेक्स्ट देखिए, किसी दल की पहचान कैसे की जा सकती है? राजनीतिक दल की किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय की जा सकती है। राजनीतिक दल 3 प्रमुख हिस्से कौन से होते हैं? राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहला होता है नेता, दूसरा होता है उसके सक्रिय कार्यकर्ता और तीसरा होता है समर्थक। चुनाव हारने वाला दल क्या भूमिका निभाता है? विपक्ष या विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। और भारत में चुनाव आयोग के पास कितनी पार्टियों ने पंजीकरण करवाया है? भारत में 750 पार्टियों ने, 750 पार्टीज हैं जिन्होंने चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना पंजीकरण कहां करवाना होता है? निर्वाचन आयोग में। किसी भी पार्टी को अपने राज्य में राजनीतिक दल की मान्यता मिलने के लिए क्या शर्त है? तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको राज्य पार्टी बनना है, क्षेत्रीय पार्टी बनना है, अगर आपको क्षेत्रीय पार्टी बनना है तो आपके क्षेत्र में टोटल जो मतदान हुआ है, जैसे राजस्थान में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, अभी 1-2 पार्टियां बननी शुरू हुई है, जैसे हनुमान बेनीवाल ने बनाई है एक पार्टी, है ना। इसके अलावा कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है ना। यूपी में, बिहार में इधर ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टी जो है वो राज्य की पार्टी बनना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी, 2 प्रकार की पार्टी होती है, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी अगर कोई बनना चाहती है तो चुनाव आयोग ये कहता है कि भैया आपके क्षेत्र में जब विधानसभा के चुनाव होंगे
तो टोटल जो भी परसेंटेज होगा वोटिंग का उसमें से 6% आपको मिलने चाहिए। 6% वोट आपको मिलने चाहिए, 6% वोट आपको मिलना चाहिए। और दूसरा, कम से कम 2 सीटों पर आपकी क्या होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। 6% वोट मिलने चाहिए आपको, 6% मतदान, और 2 सीटों पर अगर आप जीत जाते हैं, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, अगर 2 सीटों पर कोई पार्टी जीत जाएगी तो वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या शर्त रखी? लोकसभा चुनाव में, जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें भी आपको 6% वोट प्राप्त करने हैं और 4 सीटें जीतनी है। अगर आप 4 सीटें जीत लेते हैं, 6% से ज्यादा आपका वोटिंग आ जाता है, तो आप नेशनल पार्टी के रूप में स्थापित हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2017 में देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 7 थे। ठीक है, नेशनल पार्टी कितनी थी? 7। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1996 में ममता बनर्जी ने की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पुष्प और तृण। 2019 के चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 4.07% तो वोट प्राप्त किया था और 22 सीटें इसने प्राप्त की थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? 1984 में काशीराम ने। और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 3.63% तो इसने मत प्राप्त किया था, वोट प्राप्त किया था, और 10 सीटें प्राप्त की थी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। हा तय लिख दिया, हाथी है। क्या है? हाथी मेरे साथी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ की स्थापना की थी, और उसी जनसंघ के बाद में पुनर्जीवन करके उसको क्या बनाया गया? 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में। 2019 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? 303। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारत और विश्व की प्राचीन या पुरानी पार्टियों में से एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और चुनाव में इसको 52 सीटें मिली थी 2019 में। और विधायक और सांसद के दल बदल को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? दल बदल कानून बनाया गया था। और दल बदल है क्या? हम दल यानी सीधा सीधा दल बदल क्या है? एक, जैसे मान लो मैं किसी, अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि नेता जो है वो अपना दल छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, इसे ही दल बदल कहते हैं। विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। राजनीतिक दल में महिला के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो 1/3 आरक्षण है। और 7वां चैप्टर है लोकतंत्र का परिणाम है उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। बस एक ही क्वेश्चन बनता है। और लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये हो गया आपका एनसीईआरटी 6 to 10 पॉलिटी पूरा, बस और कुछ नहीं बचा आपका। अब पढ़िए, तैयारी कीजिए, सब कुछ जितना हमने आपसे एक समय में वादा किया था वो पूरा वादा हमने कर दिया है आज पूर्ण। कल इसकी पीडीएफ पूरी प्रिंट वाली आपको मिल जाएगी। अब पढ़िए, बढ़िए आगे। और अब प्रैक्टिस थोड़ी सी हम करवाएंगे आपको, है ना। प्रैक्टिस के सेशन रखेंगे एसएसटी के और मनोविज्ञान के 2 सेशन डेली होंगे, और आप अपने अध्ययन को और बेहतर तरीके से करते जाइए। अब आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि इन 15 दिन के अंदर आप कुछ भी नया ना पढ़ें, कोई नई गाइड लाके ना पढ़े, बस आप जितनी ज्यादा हो उसके प्रैक्टिस करें। और जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने पढ़ा है, उसको रिवाइज करें। एनसीईआरटी को, आरबीएससी को बार बार जितना हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? अच्छा रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे।